नमस्कार, आप सभी का फिर से स्वागत है एनसीईआरटी सीरीज में। आज हम कक्षा 6 की अध्याय 9 के बारे में चर्चा करेंगे और आज इस चैप्टर के एमसीक्यूज वस्तुनिष्ठ प्रश्न भी सॉल्व करेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। अध्याय 9 सजीव विशेषताएं एवं आवास। समुद्री पौधे तथा जंतु लवणीय जल में रहते हैं तथा श्वसन के लिए जल में विलय ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं। जो जल में रहने वाले जीव जंतु हैं वो ऑक्सीजन, जो जल में घुली हुई ऑक्सीजन होती है उसका उपयोग श्वसन के लिए करते हैं। मरुस्थल में जल बहुत कम मात्रा में उपलब्ध होता है, दिन में बहुत गर्म एवं रात में ठंडा होता है तथा वहाँ रहने वाले जीव एवं पौधे आसपास की वायु का उपयोग करते हैं। दो भिन्न प्रकार के परिवेश मरुस्थल एवं समुद्र में पाए जाने वाले जंतु, जैसे ऊंट। ऊंट की शारीरिक संरचना मरुस्थलीय परिस्थितियों में रहने योग्य बनाती है। ऊंट के पैर लंबे तथा शरीर रेत की गर्मी को सह सकता है। मूत्र विसर्जन की मात्रा बहुत कम तथा मल शुष्क होता है। मछली जो जल में रहती है। मछलियों का शरीर धारा रेखीय होता है जो उन्हें जल के अंदर विचरण करने में सहायता करता है। मछलियों का शरीर चिकने तलकों से ढका होता है जो उन्हें सुरक्षा प्रदान करता है। इनके पंख तथा मूंछ दिशा परिवर्तन में सहायता करती है। यहाँ पे कुछ चित्र दिए हुए हैं। ये ऊंट का है, ये मछलियों का है। अब इसमें एक शब्द आता है अनुकूलन। क्या होता है? जिन विशिष्ट संरचनाओं अथवा स्वभाव की उपस्थिति किसी पौधे एवं जंतुओं को उनके परिवेश में रहने योग्य बनाती है, अनुकूलन कहलाती है। जिस वातावरण में कोई जीव जंतु अपने आप को ढाल लेता है उसे क्या बोलते हैं? अनुकूलन बोलते हैं। आवास, वह स्थान जहाँ कोई सजीव रहता है। स्थलीय आवास, स्थल पर जंतुओं के रहने के लिए पाए जाने वाला आवास स्थलीय आवास कहलाता है। उदाहरण मरुस्थल, वन, घास के मैदान जो स्थल पर रहते हैं। जलीय आवास क्या होता है? जलाशय, दलदल, झील, नदियां एवं समुद्र जलीय आवासों के कुछ उदाहरण हैं। जैविक घटक क्या होते हैं? किसी आवास में पाए जाने वाले सभी जीव जंतु उसके जैविक घटक होते हैं। अजैविक घटक चट्टान, मिट्टी, वायु, जल, सूर्य का प्रकाश एवं ऊष्मा जैसी अनेक निर्जीव वस्तुएं आवास के अजैविक घटक हैं। यहाँ पे ये अच्छा प्रश्न बनता है कि जैविक घटक और अजैविक घटकों में कौन आता है? तो जो जितने भी जीव जंतु हैं वे किस में आते हैं? जैविक घटक में। और जितने भी निर्जीव वस्तु हैं वो किस में आते हैं? अजैविक घटकों में। तो यहाँ पे एक प्रश्न पूछता हूँ मैं आपसे, कमेंट में बताना कि जो पेड़ पौधे हैं वो जैविक घटक हैं या अजैविक घटक, ये कमेंट में मुझे बताना। अगला टॉपिक है पर्य अनुकूलन। अल्प अवधि में किसी एक जीव के शरीर में होने वाले छोटे छोटे परिवर्तन पर्य अनुकूलन कहलाते हैं। विभिन्न आवासों की यात्रा। कुछ स्थलीय आवास जैसे कि मरुस्थल। मरुस्थल में रहने वाले चूहे एवं सांप के ऊंट की भांति लंबे पैर नहीं होते। यह गर्मी से बचने के लिए गहरे बिलों में रहते हैं। इसी प्रकार पौधों में जैसे नागफनी वाष्पोत्सर्जन की क्रिया को कम करने के लिए पत्तियां या तो होती ही नहीं या कांटों का रूप ले लेती हैं और जड़ें अधिक गहराई तक जाती है। जो नागफनी पौधा होता है ना, उसकी जड़ें बहुत अधिक गहराई में होती है। मरुस्थल यानी रेगिस्तान होता है। पर्वतीय क्षेत्र, यह आवास सामान्यतः बहुत ठंडे एवं यहाँ बहुत तेज हवा चलती है। यहाँ उगने वाले वृक्ष सामान्यतः शंक्वाकार और इनकी शाखाएं तिरछी तथा कुछ वृक्ष की पत्तियां सुई जैसी होती हैं। पर्वतीय क्षेत्रों में पाए जाने वाले जंतुओं में मोटी त्वचा तथा फर उन्हें ठंड से बचाते हैं। उदाहरण याक के शरीर पर लंबे बाल, पहाड़ी तेंदुओं के शरीर पर फर आदि। अब क्या है घास स्थल? घास स्थल क्या होता है? शेर के अगले पैर के नाखून लंबे होते हैं जिन्हें वह पादों पादांगुलियों में छिपा लेता है। सिर्फ शिकार के वक्त ही निकलता है। उसके शरीर का मट मैला रंग शिकार के दौरान उसे घास के सूखे मैदानों में छिपाए रखता है। चेहरे के सामने ही की आंखें उसे वन में दूर तक शिकार खोजने में
सहायक होती है। हिरण हिरण को मजबूत दांत कठोर तने चबाने में मदद करते हैं। उसके लंबे कान शिकारी गतिविधियों का पता लगा लेते हैं और दोनों ओर स्थित आंखें हर तरफ का खतरा महसूस कर सकती हैं। उसके पैर उसे तेज गति से दौड़ने में मदद करते हैं। ये पढ़ने में आसान लग रहा है, लेकिन जब प्रश्न बनते हैं ना, तब बहुत कठिन हो जाता है। अपन ऐसे ही पढ़ के निकाल देते हैं। बहुत ही जरूरी चीजें होती हैं, सबको आती होंगी, लेकिन फिर भी पढ़ना बहुत जरूरी है। चित्र में देख लीजिए, बिल में मरुस्थलीय जंतु सांप रहते हैं, चूहे रहते हैं। मरुस्थल में उगने वाले कुछ पौधे, ये देख लो, नागफनी का और कैक्टस होता है। पर्वतीय क्षेत्रों में, और ये हिरन है, ये टाइगर है जो पर्वतीय क्षेत्र, याक, और ये शेर है। इसके बाद जलीय आवास क्या होता है, समुद्र मछलियां तथा उनके जैसे अन्य जंतुओं का शरीर। ये आप पढ़ लेना, जो इम्पोर्टेंट है वो बता देता हूँ। एक बार फिर भी पढ़ लिए, समुद्री मछलियों तथा इनके जैसे अन्य जंतुओं का शरीर धारा रेखी होता है, जो उन्हें सुगमता से तैरने में मदद करता है। स्क्विड और ऑक्टोपस जैसे कुछ जीवों का शरीर धारा रेखीय नहीं होता, अतः वह समुद्र की गहराइयों में रहते हैं तथा अपनी ओर आने वाले शिकार को पकड़ते हैं, और जीव जल में श्वास गिल्स की सहायता से लेते हैं। जितने भी जीव हैं वो श्वास किसकी सहायता से लेते हैं, गिल्स गिल्स होते हैं मछलियों में। आपने देखे होंगे, जो उनके कान रहते हैं, उनके कान के बगल में गिल्स होते हैं। डॉल्फिन एवं व्हेल जैसे कुछ जंतुओं में गिल्स नहीं होते। डॉल्फिन और व्हेल, ये जो मछलियां होती हैं, इनमें गिल्स नहीं होते। यह सिर पर स्थित नासा द्वार से श्वास लेते हैं। ये जल में लंबे समय तक बिना श्वास लिए रह सकते हैं। तालाब एवं झील होते जलीय पौधों में जड़ें आकार में बहुत छोटी होती है, एवं इनका मुख्य कार्य पौधों को तलहटी में जमाए रखना होता है। इनका तना लंबा, खोखला एवं हल्का होता है। कुछ पूरी तरह जल में डूबे पौधों की पत्तियां पतली एवं रिबन की जैसी होती है तथा कुछ की अधिक विभाजित होती हैं, जिससे जल इन्हें अति पहुंचाए बिना पार निकल जाए। ये कुछ जलीय पौधे हैं। कुछ जलीय पौधे जल सतह पर प्लवन करते हैं, आंशिक रूप से जलमग्न पौधे जिनकी जड़ें मिट्टी में स्थिर है। कुछ पौधे पूर्णतः जलमग्न हैं। सजीव वस्तुएं क्या होती हैं, वह वस्तुएं जो जीवित हैं, जैसे मनुष्य, कुत्ते, बंदर, बिल्ली। और निर्जीव वस्तुएं, वह वस्तुएं जो जीवित नहीं है, जैसे कुर्सी, बादल। सजीव और निर्जीव में आप अंतर जानते होंगे। सजीवों की पहचान एवं विशेषताएं, यहाँ से कुछ क्वेश्चन बन जाते हैं कि सजीवों की पहचान कैसे करें। सभी सजीवों को भोजन की आवश्यकता होती है, जो उन्हें जैव प्रक्रमों को पूरा करने के लिए आवश्यक ऊर्जा प्रदान करता है। ग्रहण किए गए भोजन से श्वसन के द्वारा ही हमारे शरीर की को ऊर्जा मिलती है। सभी प्रकार के सजीवों, पौधे एवं जंतुओं में वृद्धि परिलक्षित होती है। सभी सजीवों में श्वसन क्रिया एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। मनुष्य एवं अन्य जंतुओं में श्वसन का तरीका एक समान है, परंतु कुछ जंतुओं में गैसों के आदान प्रदान का तरीका भिन्न भिन्न होता है। जैसे केंचुआ त्वचा के द्वारा सांस लेता है, मछली गिल्स की सहायता से सांस लेती है, पौधे में उनकी पत्तियों के द्वारा श्वसन होता है। पौधों में श्वसन क्रिया दिन रात निरंतर चलती रहती है। भोजन बनाने की क्रिया में निष्कासित ऑक्सीजन की मात्रा पौधों द्वारा श्वसन में उपयोग की गई ऑक्सीजन के अपेक्षा बहुत अधिक होती है। ये यहाँ से स्टार लगा, ये इसकी इंपोर्टेंट लाइन है, समझे, बार बार पढ़ें इसको। पौधों में श्वसन क्रिया दिन रात चलती रहती है। ऐसा नहीं कि रात में पौधे श्वसन करना बंद कर देते हैं, नहीं, रात में भी श्वसन करते हैं पेड़ पौधे। भोजन बनाने की प्रक्रिया में निष्कासित ऑक्सीजन, तो जब भोजन बनाते हैं पेड़ पौधे, तो उसमें जो ऑक्सीजन निष्कासित मतलब बाहर निकालते हैं, उसकी मात्रा पौधों द्वारा श्वसन में उपयोग की गई ऑक्सीजन की अपेक्षा बहुत अधिक होती है। पौधे जब श्वसन कर रहे होते हैं, तो जो ऑक्सीजन बाहर निकालते हैं वो अधिक होती है, जो उपयोग लेते हैं वो कम मात्रा में ऑक्सीजन लेते हैं। इसलिए क्योंकि इसलिए तो हमें ऑक्सीजन मिलती है। अगर कम निष्कासित करते और ग्रहण ज्यादा करते, तो ऑक्सीजन मानव जीवन को मानव जीवन नहीं हो पाता। ऐसा अगर उल्टा इसके विपरीत होता, तो सभी सजीव वस्तुएं अपने परिवेश में होने वाले परिवर्तनों के प्रति अनुक्रिया दर्शाती है, जैसे अंधेरे से अचानक रोशनी में आने पर पुतली का आकार बदलना, छुई का पौधा आदि। विभिन्न जैव प्रक्रमों के फलस्वरूप हमारे शरीर में कुछ अपशिष्ट पदार्थ उत्पन्न होते हैं सजीवों द्वारा। इन अपशिष्ट पदार्थों के निष्कासन के प्रक्रम को उत्सर्जन कहते हैं। यह दूसरा सामान्य लक्षण है सजीवों का। उत्सर्जन भी एक सामान्य लक्षण है।
कुछ विशिष्ट लक्षण होते हैं और कुछ सामान्य लक्षण होते हैं। तो उत्सर्जन है मलमूत्र को बाहर त्याग करना, वो सामान्य लक्षण है। जंतु प्रजनन के द्वारा अपने समान संतान उत्पन्न करते हैं। कुछ जंतु अंडे देते हैं जिनसे शिशु निकलते हैं और कुछ बच्चों को जन्म देते हैं। पौधे प्रजनन की प्रक्रिया के द्वारा नए पौधे तैयार करते हैं। बहुत से पौधों में बीजों के द्वारा प्रजनन होता है और कुछ पौधों में कायिक भागों के द्वारा प्रजनन होता है। उदाहरण आलू की कलिका वाले भाग से नया पौधा बनता है। सजीवों में गति एवं मृत्यु एक सामान्य लक्षण है। यहाँ से कुछ ऐसे क्वेश्चन फैक्ट आते हैं, उसमें विशेषता पूछ लेते हैं कि सामान्य लक्षण और विशिष्ट लक्षण कौन कौन से हैं। तब अपन को ये पढ़ना इम्पोर्टेंट हो जाता है। आप इन चित्रों के माध्यम से देख सकते हैं सामान्य लक्षण और विशिष्ट लक्षण। अब जो एनसीईआरटी बुक में सारांश दिया है उसको पढ़ लेते हैं। किसी स्थान का परिवेश जिसमें पौधे, जंतु एवं अन्य जीव रहते हैं उनका आवास कहलाता है। विभिन्न प्रकार के पौधे एवं जंतु एक ही आवास में एक साथ रह सकते हैं। पौधे पौधों और सजीवों के विशिष्ट लक्षण एवं स्वभाव जो उन्हें एक आवास विशेष में रहने के अनुकूल बनाते हैं अनुकूलन कहलाता है। आवास अनेक प्रकार के होते हैं परंतु सामान्यतः इन्हें स्थलीय जमीन पर एवं जलीय आवास जल में वर्गीकृत किया जाता है। विभिन्न आवास में सजीवों की विविध प्रजातियां पाई जाती हैं। पौधे एवं जंतु पौधे एवं जंतु सूक्ष्मजीव संयुक्त रूप से जैविक घटक बनाते हैं। चट्टान चट्टान मिट्टी, वायु, जल, प्रकाश एवं ताप हमारे परिवेश के कुछ अजैविक घटक हैं। जैविक घटक पहले ही पढ़ लिया आपने। सभी सजीव वस्तुओं के कुछ सामान्य लक्षण हैं। इन्हें भोजन की आवश्यकता होती है। वे श्वसन, उत्सर्जन, पर्यावरण के प्रति अनुक्रिया, प्रजनन, वृद्धि एवं गति करते हैं। ये सामान्य लक्षण है। अब इसके कुछ वस्तुनिष्ठ प्रश्न देख लेते हैं। पहला है, मरुस्थलीय पौधों में जैसे नागफनी में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया मुख्य रूप से किस अंग द्वारा संपन्न होती है? इसमें इसका ऑप्शन रहेगा मोमी परत से ढका हरा तना। इसका स्पष्टीकरण भी दिया है, आप इसको देख सकते हैं। दूसरा प्रश्न, क्या है? पर्वतीय क्षेत्रों में पाए जाने वाले वृक्षों जैसे चीड़, देवदार और ओक की सामान्यतः क्या शारीरिक विशेषता होती है जो उन्हें उस आवास में जीवित रहने में सहायता करती है? इसका आंसर क्या है? शंक्वाकार होते हैं। इसमें जो बी वाला ऑप्शन है वो रहेगा। वृक्ष शंक्वाकार होते हैं, उनकी शाखाएं तिरछी और पत्तियां सुई के आकार की होती हैं। इसका स्पष्टीकरण, पर्वतीय क्षेत्रों में वृक्ष सामान्यतः शंक्वाकार होते हैं, उनकी शाखाएं तिरछी होती है, सुई के आकार की पत्तियां और शंक्वाकार आकार की। वर्षा के जल एवं हिमभर्ग को सरलता से नीचे और सरकने में मदद करती है। तीसरा प्रश्न, किसी आवास के जैविक घटक, बायोटिक कंपोनेंट्स और अजैविक घटक, अबायोटिक कंपोनेंट्स के संदर्भ में निम्न युग्मों पर विचार कीजिए। कवक एवं सूक्ष्म जीव जैविक घटक हैं। मृदा, जल एवं वायु अजैविक घटक हैं। सूर्य का प्रकाश एवं ताप अजैविक घटक हैं। इसमें कौन सा उत्तर रहेगा ये आप देख लीजिए। इसका विश्लेषण नीचे दिया गया है। इसके बाद प्रश्न नंबर 4, घास स्थल में रहने वाले शेर और हिरण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा अनुकूलन एडॉप्टेशन की दृष्टि से सबसे सटीक है? इसका उत्तर, हिरण की आंखें उसके सिर के पार्श्व दोनों तरफ में होती हैं, जिससे वह चारों तरफ प्रत्येक दिशा में देखकर अपने शिकारी से बच सकता है। पांचवा प्रश्न, जलीय आवासों विशेषकर तालाब और झीलों में स्थित पौधों के संबंध निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? इसका असत्य कथन बताना है। पूर्णतः जलमग्न पौधों की पत्तियां सक्रिय, पतले रिबन जैसी या बहुत अधिक विभाजित होती है। सी वाला ऑप्शन इसका करेक्ट रहेगा। इसके बाद प्रश्न नंबर 6, पर्यानुकूलन और अनुकूलन में के बीच क्या अंतर है? इसका उत्तर है, अल्प अवधि जैसे मैदानी क्षेत्र में अचानक ऊंचे पर्वतीय क्षेत्र में जाने पर सांस लेने में असुविधा और फिर कुछ दिनों में शरीर का ढल जाना।
ये उसका आंसर रहेगा। में होने वाले परिवर्तन अनुकूल कहलाते हैं, जबकि अनुकूलन हजारों और वर्षों में अजैविक घटकों के बदलने के साथ होते हैं। 7वां प्रश्न, समुद्र में गहराई में रहने वाले जंतुओं कुछ जंतुओं जैसे स्क्विड और ऑक्टोपस का शरीर सामान्यतः धारा रेखीय नहीं होता, वे जल में कैसे चलते हैं? तो ये क्या करते हैं, स्क्विड और ऑक्टोपस समुद्र की गहराई में तलहटी में रहते हैं और शिकार पकड़ते हैं। जब वे जल में चलते हैं तो अपने शरीर को धारा रेखीय बना लेते हैं। 8वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन जीवों में श्वसन के लिए गलफड़े या फेफड़े नहीं होते, बल्कि वे अपने सिर पर स्थित नासाद्वार बात छिद्रों द्वारा सांस लेते हैं? तो कौन रहते हैं, डॉल्फिन और व्हेल जो मछलियां होती है वो नासाद्वार से रहती है। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि मछलियां ज्यादातर गिल्स से श्वसन करती हैं, लेकिन डॉल्फिन और व्हेल ये किससे करती है, नासाद्वार से। प्रश्न नंबर 9, सजीवों के सामान्य लक्षणों के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सबसे अधिक प्रमाणिक है? सामान्य लक्षण होना चाहिए, विशिष्ट नहीं। एक अकेला जीव बिना प्रजनन किए मर सकता है, परंतु सजीवों की प्रजातियां हजारों वर्षों तक तभी अस्तित्व में रह सकती है जब उनके सदस्यों में प्रजनन होता रहे। बीज सुप्त अवस्था में हो सकते हैं, लेकिन उनमें श्वसन आदि सूक्ष्म स्तर पर चलता रहता है। प्रश्न नंबर 10, मरुस्थल में दिन की तीव्र गर्मी और जल की कमी से बचने के लिए चूहे और सांप जैसे जंतु क्या विशिष्ट व्यवहार अपनाते हैं? ये क्या करते हैं, मरुस्थल में रहने वाले चूहे एवं सांप ऊंट की भलीभांति लंबे पैरों वाले नहीं होते। दिन की तेज गर्मी से बचने के लिए वे भूमि के अंदर गहरे बिलों में रहते हैं और रात्रि के समय तापमान कम होने पर बाहर निकलते हैं। और अब इन 10 क्वेश्चन थे, इसके आंसर नीचे दिए गए हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।